Hello guys, welcome back to Ankit Chaudhary Education and today we will discuss about homolytic fission. लास्ट क्लास में यार हमने फिजन के बारे में डिस्कस किया था और उस वक्त हमने ये देखा था कि कार्बन का कोई कंपाउंड किस तरीके से अपने कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करवा रहा था और जिस टेक्निक से वो ब्रेक हो रहा था उसे हम फिजन कहते थे। फिजन के दो प्रकार थे, अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो फिजन के दो टाइप्स हैं। एक टाइप होता है होमोलिटिक और एक होता है हेट्रोलिटिक। तो होमोलिटिक जो है उसी को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस प्रोसेस में हर एक एटम जो है ना एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करता है, राइट। इन दिस प्रोसेस ईच ऑफ द एटम एक्वायर वन ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या अर्थ है, आप यहाँ पे देखिए ए और बी जो है हमारे पास एटम है और ये एक सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। हमें इसी बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देना है, किसी भी प्रकार से इस बॉन्ड को आपको तोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए, जब हम इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड दिखा दो या दो एटम दिखा, दो इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो। अगर कहने का मेरा अर्थ ये है कि अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आप चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं ए वेट ए बॉन्डेड बाय बी, और आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए का एक इलेक्ट्रॉन और बी का एक इलेक्ट्रॉन। आप इस प्रकार से भी इस चीज़ को लिख सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन है, बस इन्होंने इसको वर्टिकली डिस्क्राइब किया है। चलिए अब आगे समझते हैं आगे क्या है। अब इस फिजन के अकॉर्डिंग जो एटम्स है, हर एक एटम उसको एक एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो एक एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, राइट। यही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते वो तो इनके खुद के होते हैं, तो इसका अपना नॉन बॉन्डिंग और इसका अपना नॉन बॉन्डिंग तो इनके पास चला गया। लेकिन जिस इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड कर रहे थे, एक एक बॉन्ड अपने एक एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेंगे और इस प्रकार से टूट गए, ठीक है। तो और अच्छे से डिटेल में फिर से समझते हैं हम इस चीज़ को कि यार ये मेरे पास ए था और ये मेरे पास यहाँ पे बी था, ठीक है। किसी भी तरीके से मैंने इसका फिजन करा दिया, यहाँ पे इसका मैंने फिजन करा दिया, ये बॉन्ड टूट गया। तो जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन था, जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन था, इसका इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल जाता है, और यही तो थे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था। अगर आप इसको नोटिस करो तो शायद अब आपको ये चीज़ दिख जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है और ये इलेक्ट्रॉन कैसे आया, राइट। अब देखते हैं द प्रोडक्ट ए। अब ए के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको आप कहते हैं फ्री रेडिकल्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एक बार फिर से एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मान लो कि किसी एटम के पास दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको आप कहोगे लोन पेयर, इसको आप कहोगे लोन पेयर, राइट। लेकिन किसी भी एटम के पास अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसको आप कहोगे रेडिकल्स, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। लोन पेयर और रेडिकल में डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो अपना ये प्रोडक्ट बन के आया है, ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और बी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, तो ये प्रोडक्ट फ्री रेडिकल्स कहलाएंगे। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू प्रिसाइजली लर्न इट। आपसे आपके वाइवा में भी पूछते हैं ये। दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, भैया ये न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, कोई चार्ज नहीं है। एंड हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, केवल और केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, कोई चार्ज वार्ज नहीं होगा, ओके। होमोलिटिक फिजन इज मोस्ट कॉमन मोड ऑफ फिजन इन वेपर फेज, ठीक है। अगर आपको किसी वेपर फेज के अंदर कोई स्पीसीज प्रेजेंट है, अगेन वही चीज़ है कि मान लो कि मेरे पास कोई स्पीसीज प्रेजेंट है, लेट सपोज मेरे पास प्रेजेंट है ए बी, ठीक है। अब ये वेपर फेज में प्रेजेंट है तो मुझे ए बी को अलग करना है, इनको अलग करना है। अगर ये वेपर फेज में प्रेजेंट है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे होमोलिटिक फिजन का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। होमोलिटिक फिजन का इस्तेमाल करूँगा। इससे क्या होता है, ये बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये गैसेस स्टेट में है। गैसेस स्टेट में अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता है, कोई कंपाउंड प्रेजेंट होता है, आई एम सॉरी, तो गैसेस स्टेट में उनको ब्रेक करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ये बॉन्ड ज़्यादा मुश्किल से टूटेगा नहीं, बहुत आसानी से टूट जाएगा, राइट। तो इसी चीज़ को कहा गया है कि वेपर स्टेट में जब कोई चीज़ मौजूद होता है तो आप उसका होमोलिटिक फिजन कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आप यहाँ पे फिर से नोटिस करें तो यहाँ पे बोला गया एल्काइल रेडिकल्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। एल्काइल रेडिकल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज एज वी प्रोसीड फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यार एल्काइल होता क्या है। तो एल्काइल को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक स्लाइड ले लेते हैं और आपको पहले एल्काइल बताते हैं एल्काइल क्या है। तो गाइज यहाँ पे जो छोटे छोटे टर्म्स है मैं अलग से एक्सप्लेन करने की जगह कॉन्सेप्ट के साथ ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एल्काइल रेडिकल्स की बात की जाती है, तो यार रेडिकल्स का मतलब तो आपको पता है, जब किसी भी एटम पे एक इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम कहते हैं रेडिकल्स। और एल्काइल का मतलब क्या है, देखो आपने अल्केन सुना होगा, आपने अल्कीन सुना होगा और आपने अल्काइन सुना होगा, ठीक है। एन सुना होगा, ईन सुना होगा और आइन सुना होगा। ये क्या थे, ये सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, ये ट्रिपल बॉन्ड था, राइट। अल्काइल का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर मेरे पास एक स्पीसीज है, लेट्स सपोज आई हैव दिस स्पीसीज, राइट, CH3 CH2 CH3। अगर ये मेरे पास स्पीसीज है, अब मान लेते हैं कि स्पीसीज को डिटेल में लिखना हो मुझे, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, इसको पूरा इसको प्रॉपर लिखते हैं।
यहाँ से ये हाइड्रोजन हटा के कार्बन लगा देते हैं, सीरीज़ कंटिन्यू है अभी तो हमारी, ठीक है। और इस ऊपर वाले को मिटा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब आप सोच के देखो कि यहाँ से मैं एक बॉन्ड तोड़ देता हूँ, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, आप नोटिस करना इसको अच्छे से, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो भी बॉन्ड है यार, यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस करो आप, ठीक है। तो इस बॉन्ड को अगर मेरे को ब्रेक करना हो, सपोज इफ़ आई हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड, मैं इस बॉन्ड को तोड़ देता हूँ, तो मैं तो होमोलिटिक ही फिजन करूँगा, मैं होमोलिटिक फिजन करूँगा। यहाँ पे मैं होमोलिटिक फिजन करके इसको तोड़ देता हूँ। अब तोड़ने के बाद कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा जो इनका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल जाएगा, हाइड्रोजन को वापस मिल गया इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके कहीं और चला गया, हमें क्या मतलब। तो देखो कार्बन किस प्रकार से अब अपने पूरे सीरीज में दिखेगा, तो कार्बन कुछ इस तरीके से दिखेगा कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, इसको पूरा रब कर देते हैं, तो देखिए कार्बन की बात करते हैं। यहाँ पे कार्बन, ये तो हाइड्रोजन था, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन था, और यहाँ वाला हाइड्रोजन जा चुका है, यहाँ वाला हाइड्रोजन जा चुका है, तो इसके ऊपर जो है एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, राइट। तो इसको मैं डॉट से बना देता हूँ, इसके ऊपर आ जाएगा फ्री रेडिकल, तो ये फ्री रेडिकल है, दिस इज़ योर फ्री रेडिकल, राइट। यहाँ पे फ्री रेडिकल है, तो ये फ्री रेडिकल किसका है, कार्बन का, हमें लग रहा है कार्बन का, बट पूरे को समझ के देखो, या तो ये अल्केन रहा होगा, लेकिन अब अल्केन से ये क्या बन चुका है, अल्काइल बन चुका है। तो अल्काइल एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से एक ऐसा ग्रुप होता है, ठीक है, सब एक तरीके से ऐसा ग्रुप होता है जो कि किसी के साथ अटैच होने के लिए रेडी रहता है। अब आप इस ग्रुप को नोटिस करो, तो ये किसी के साथ भी जाकर अटैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल है, किसी के साथ भी जाकर ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये अल्काइल अपने आप में ग्रुप हो गया, जिस तरीके से OH वगैरह ग्रुप होते हैं, ठीक है, OH जिस तरीके से ग्रुप होता है, COH होता है, इसी तरीके से ये भी एक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो आपको समझ आ गया अल्काइल कैसे बनता है और अल्काइल रेडिकल का क्या मतलब है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यार यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। तो अब हम पढ़ रहे हैं अल्काइल रेडिकल, तो ये मतलब समझ गए आप, इसको कैसे क्लासीफाई किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, 3 कैटेगरी में इसको क्लासीफाई किया जाता है। अल्काइल रेडिकल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज एज बी प्रोड्यूस फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी, तो जैसे जैसे आप प्राइमरी से टर्शरी की ओर आते हो, आपको अल्काइल के अंदर स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हुए दिखती है। तो आपको सब कुछ बताते हैं, प्राइमरी क्या है, टर्शरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, इस एग्जाम्पल को नोटिस करो, यह है मिथाइल फ्री रेडिकल, यह है मिथाइल का फ्री रेडिकल। मिथाइल क्या होता है, CH4 होता है, अगर मिथाइल को हम लिखने की कोशिश करें तो मिथाइल होता है अपना CH4, राइट। वापस वहीं चलते हैं, मिथाइल है अपना CH4, इसको पूरे को रब कर लेते हैं और ये लिखते हैं मिथाइल, तो मिथाइल है अपना CH4। अब हुआ क्या कि मिथाइल का एक इलेक्ट्रॉन, मिथाइल का एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया, तो मिथाइल बन गया CH3 और इसके ऊपर आ गया एक रेडिकल, तो बन गया मिथाइल का फ्री रेडिकल। ये था मिथाइल, ठीक है, ये था मीथेन, और मीथेन का जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये बन गया मिथाइल, ठीक है। तो मिथाइल का रेडिकल मीथेन से बनता है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये चीज़ आप समझ गए। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं सेकेंड चीज़, ये है इथाइल फ्री रेडिकल। इसी तरीके से ये हो गया आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, ये भी समझेंगे आइसो क्या होता है, और ये है आपका ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का कंसेप्ट क्या होता है यार। जहाँ पे एक कार्बन होते हैं ना, जहाँ पे एक कार्बन होते हैं उसे हम प्राइमरी कहते हैं, जहाँ पे 2 कार्बन होते हैं उसे सेकेंडरी कहते हैं, जहाँ पे 2 से ज़्यादा होते हैं उसे टर्शरी कहते हैं। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। और भी अच्छे से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जब बात की जाती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्राइमरी, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्राइमरी। देखिए प्राइमरी के केस में क्या होता है कि जो भी एटम, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो था उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो कार्बन है इस कार्बन के ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। ये मीथेन था पहले, मीथेन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो मिथाइल बन गया, तो ये हो गया प्राइमरी, क्योंकि जहाँ पे एक ही कार्बन मौजूद है। अब देखिए सेकेंडरी की बात करते हैं। सेकेंडरी का मतलब ये है कि यहाँ पे सेकेंडरी की बात करते हैं, CH3, CH2 जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, मैं दिखाऊंगा आपको। CH3 मान लीजिए यहाँ पे 4 कार्बन है, और इस वाले के ऊपर अगर मान लीजिए कि फ्री रेडिकल डेवलप हो गया, ठीक है, तो इस वाले के ऊपर सपोज करते हैं फ्री रेडिकल किसी भी तरीके से डेवलप हो गया, तो आपको ये देखना पड़ता है कि इसके साथ इंटरलिंक कितने कार्बन है, इसके साथ इंटरलिंक कितने कार्बन है। अगर 2 कार्बन इंटरलिंक है, ठीक है, तो ये सेकेंडरी बन सकता है। इस तरफ से देखा जाए तो ये प्राइमरी है क्योंकि एक ही कार्बन इंटरलिंक है, मगर इस तरफ से देखा जाए तो सेकेंडरी है। तो यार ये सेकेंडरी बन गया ना किसी भी केस में, तो जब प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का ऑप्शन आता है तो ऑब्वियस सी बात है आप सेकेंडरी ही कंसिडर करते हो। और ये भी बताया गया कि स्टेबिलिटी प्राइमरी से सेकेंडरी की बढ़ती है सेकेंडरी से, तो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। चलिए अब हम वापस आते हैं अपने स्लाइड पे, राइट। तो आप देख रहे हो स्टेबिलिटी इस तरफ इंक्रीज कर रही है, फिर इसी तरीके से टर्शरी होता है, इसी तरीके से आगे की ओर भी इंक्रीज की जाती है। टर्शरी से ऊपर कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं, चाहे आप 5-6 कार्बन ले, टर्शरी ही मैक्सिमम
स्टेज होता है। तो आप यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, ठीक है। इस वाले के इस वाले के केस में एक तो इसका खुद का कार्बन है और एक ये कार्बन है, राइट। इस वाले के केस में आप देख सकते हो टर्शरी के केस में इसके साथ 2 कार्बन है। यहाँ पे आपको कार्बन, आप यहाँ पे कार्बन नोटिस करो नीचे की ओर, यहाँ पे कार्बन नोटिस करो तो यहाँ पे 2 कार्बन दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास आगे की स्पीसीज बनते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हेट्रोलिटिक फिजन की। तो जब हेट्रोलिटिक फिजन की जब बात की जाती है तो हेट्रोलिटिक फिजन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।